वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारा लेक्चर है आपका एमबीए सेकेंड ईयर का, ठीक है। और एमबीए सेकेंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें हमारा टॉपिक था आपका सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट में हमने काफी डिस्कशन कर लिया था, तो उसके पार्ट चल रहा था आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में आपके स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज के हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसे एक बार आप रिवाइज कर लें। ये फर्स्ट था आपका इकोनॉमिक बैरोमीटर, सेकंड था हमारा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, थर्ड था हमारा सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, फोर्थ है आपका कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, फिफ्थ है आपका स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कर्व, सिक्स्थ था आपका प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, सेवेंथ आपका लिक्विडिटी, और एट है आपका बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, और लास्ट पॉइंट था हमारा प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। देन अब बात आते हैं आपके लिमिटेशंस की, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट की क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। देखिए फर्स्ट है आपका अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अनएथिकल प्रैक्टिसेस मींस कि कभी-कभी क्या होता है कि हर कोई ये सोचता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो उस केस में क्या करता है, जो आपका इन्वेस्टर है या जो भी पर्सन है वो मार्केट के लूप होल्स ढूंढता है, ठीक है। तो वो जो लूप होल्स को ढूंढने की कोशिश करता है, वो चीजें आती हैं आपकी इसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस में। इसमें एक बार देख लीजिए, मैनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर रैम्पेंट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। Price of shares are artificially increased before rights issued by circular trading. Gullible members of public who buy such shares find the price of such shares dropping greatly and lose their money. है क्या कि जैसे अनएथिकल प्रैक्टिस में आप कहीं भी देखिए, कोई कंपनी है अगर मार्केट में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उससे पहले वो अपने बारे में एक तरीके का एडवर्टाइज करेगी, ठीक है, जिससे क्या हो कि अवेयरनेस प्रोग्राम को चला रही है। अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या है कि वो अपने बारे में बता रही है, ठीक है, अपने शेयर्स के प्राइस के बारे में बताया कि जो हमारा पहला आईपीओ लॉन्च होगा उसमें आईपीओ में हम अपने शेयर्स का जो लॉट प्राइस है वो हम कितना रखेंगे, ठीक है। और एक लॉट की जब हम बात करते हैं तो शेयर्स जब आईपीओ आपका लॉन्च होगा तो शेयर्स लॉन्च होंगे वो हमेशा लॉट में लॉन्च होंगे, ठीक है। और एक लॉट में कम से कम आपके 18 शेयर्स होते हैं। तो है क्या, उसने एक तरीके से क्या करा, अपने बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करी, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि लोगों को ये लगा कि ये जो कंपनी है ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न करवा सकती है, तो हमें इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो उसके जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में है क्या कि उस कंपनी के पास ना तो अपने फंड्स थे ना उतने रिसोर्सेज थे जिसे वो यूज करके जो इन्वेस्टर है उसकी जो मनी है उसकी वैल्यू को डबल कर सके या उसे अच्छा रिटर्न दे सके। तो ये चीजें आपकी किस आती है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन भी आपका एक तरीके का फ्रॉड का पार्ट है कि हमने क्या करा, मार्केट में कंपनी ने अपने बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करवाई, ठीक है। उस मिस इन्फॉर्मेशन से क्या हुआ कि जो डेटा उसने शो किया, ठीक है, जो डेटा वो शो कर रही है वो एक फॉल्स डेटा शो कर रही है, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उसके जो शेयर प्राइस है और जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कुछ टाइम के लिए तो इंक्रीज हुआ, लेकिन उससे क्या हुआ कि जितने भी उसके इन्वेस्टर्स थे उन सबको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लॉस होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो एक टाइम के बाद वो उस तरीके से फाइनेंशियल परफॉर्म नहीं कर पाई, और फाइनेंशियल परफॉर्म जब वो नहीं कर पाई तो वो अपने इन्वेस्टर को जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किए थे उन्होंने उस तरीके का एक्सपेक्टेशंस पे रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे पाई, ठीक है। जैसे इसमें देख लीजिए, फंड्स आर राइज फ्रॉम इन्वेस्टर्स प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स यील्डिंग हाई रिटर्न, ठीक है, बोला गया कि हम हाई रिटर्न देंगे, लेकिन इस तरीके कुछ हुआ नहीं, जो मैंने आपको बताया। बट some promoters divert the money to speculative activities and other personal purposes। सीधी सी बात है, तो उन्होंने क्या करा कि जैसे रियल
जो आपका रियल एस्टेट मार्केट का कि है क्या कि आपने यहाँ प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, वहाँ प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, यहाँ वालों से पैसे ले लिए, वहाँ वालों से पैसे ले लिए, फिर तीसरी जगह जमीन खरीद ली। तो इससे क्या हो रहा है कि ना तो ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया, ना वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया, ना वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है क्या जो हमारे साथ इन्वेस्टर था वो अपना रेंट भी पे कर रहा है मकान का जहाँ वो रह रहा है और बैंक का विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट भी दे रहा है। ठीक है, तो वो चीजें क्या आती है मिस इन्फॉर्मेशन और फ्रॉड में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका एब्सेंस ऑफ जेन्युइन इन्वेस्टर। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है वो जेन्युइन हो ही ना। ठीक है, इसमें देखिए अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ परचेज and sales affected in the stock exchange are by genuine investors. Speculators constitute a major portion of the market. ठीक है, स्पेकुलेटर्स जो आपके स्पेकुलेटर्स होते हैं वो मेजर पोर्शन मार्केट में कंसीडर करते हैं। क्यों है क्या कि वो कम टाइम में ज्यादा रिटर्न लेने की सोचते हैं। तो उससे क्या होता है वो जो आपकी एक तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसका कॉन्सेप्ट को शुरू कर देते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे फेक शेयर्स है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फेक शेयर्स। फ्रॉड इन्वॉल्विंग false share certificates are quite common. Investors who buy shares unfortunately may get such fake certificates. They would not be able to trace the seller and their entire investment in such fake shares would be a loss. हुआ क्या कि कोई नया इन्वेस्टर था उसे स्टॉक मार्केट के में इतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो दूसरे ने क्या किया कि उसके नाम से उससे पैसा इन्वेस्ट करवाया। ठीक है, शो किया कि आपके नाम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन अपने नाम से इन्वेस्ट किया। ठीक है, अपने नाम से इन्वेस्ट करने के बाद वो गायब हो गए। ठीक, और जो शेयर सर्टिफिकेट थे फर्जी वो उन्हें पकड़ा दिए। ठीक है, वो अब बैंक में जाए घूमने के मैंने आपके शेयर्स खरीदे थे, ये था वो था, बैंक में उन्हें कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आती है आपकी फेक शेयर्स में। नेक्स्ट आता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग इसमें देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ कॉमन ऑपरेशन इन मेनी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग होते क्या है कि कंपनी के आईपीओ लॉन्च करने से पहले है क्या कि हमें उसके बारे में हर चीज पता है अंदर से। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि उसे जो वो इशू करने से पहले ही हम वहां परचेज कर लिया। ठीक है, उसका स्टॉक परचेज कर लिया, फिर उसके ब्याज पे हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आती है आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग, जिससे क्या था कि हमने 10 रुपए का लिया, हमने बाहर उसका लिस्ट कर दिया 200 रुपए का। ठीक है, तो हमने अरबों रुपए बना लिए उससे। तो वो चीज आती है आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग में। नेक्स्ट आता है आपका अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन। अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन मींस इसमें देखिए ट्रेडिंग टेक प्लेस इन दीज अनऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स ऑफ अ रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब आप जानते हैं जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज वर्क करता है वो मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है और 9:30 to 3:30 वर्क करता है। लेकिन आप बहुत सी एप्लीकेशन ऐसे देखेंगे जो क्या करती है वो 24 आवर्स वर्क करती है। तो उनमें से बहुत सारी ऐसी आपकी एप्लीकेशन है जो क्या है वो अनऑफिशियल ट्रांजैक्शन में कंसिडर होती है, क्योंकि ऑफिशियल ट्रांजैक्शन जो होगी वो आपकी किस टाइम होगी 9:30 to 3:30 के बीच ही होगी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रेवलेंस ऑफ प्राइस रिगिंग। इसमें देखिए प्राइस रिगिंग इज अ कॉमन इवेंट प्लेइंग द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। कंपनीज which plan to issue securities artificially try to increase the share price to make their issue attractive as well as enable them to price their issue at a high premium। ठीक है, मतलब क्या एक तरीके से फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट आ गया कि हमने जानकारी गलत दी, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो प्राइस था वो बढ़ गया लेकिन एक्चुअल में हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं कर पाए, जिससे अल्टीमेट हो क्या रहा है जो आपका इन्वेस्टर है उसे लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका थिन ट्रेडिंग। थिन ट्रेडिंग क्या है कि हमारे पास हमें पता है कि नंबर ऑफ कंपनीज हमारे पास रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन है क्या कि हर एक कंपनी में ना तो इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट कर रहा मिलेगा, ना हर एक कंपनी अपना शेयर इशू करती हुई मिलेगी। ठीक है, तो वही आपकी 200-250 कंपनी होंगी, उन्हीं में शेयर होगा, उन्हीं में ट्रेडिंग होगी और वही उन्हीं में लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये जो चीज आती है ये आती है आपकी थिन ट्रेडिंग में। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सेसिव स्पेकुलेशन। ठीक है, एक्सेसिव स्पेकुलेशन में देखिए देयर
some shares which artificially result in increasing or decreasing the prices. Increase or fall in prices do not have any relationship with the fundamental strength or weakness of the company. Means क्या है कि एक्सेसिव स्पेकुलेशन में आता है कि हुआ क्या कि हमने एक लिमिट से ज्यादा ये सोच लिया कि हमें कम टाइम में इस पर्टिकुलर फर्म के शेयर पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हो जाएगा। तो वो क्या चीज आती है, वो आती है आपकी एक्सेसिव स्पेकुलेशन। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था, आपको इन्वेस्ट करना था, फिर आपको पर्टिकुलर 2 इयर्स या 3 इयर्स आपको रोकना था, देन आप उस पे से रिटर्न अर्न कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अंडरडेवलप्ड डेट मार्केट। अंडरडेवलप्ड डेट मार्केट मींस द डेट मार्केट इन इंडिया हैज नॉट बीन डेवलप्ड टू द रिक्वायर्ड एक्सटेंट, देयर इज वेरी लिटिल लिक्विडिटी इन द डेट मार्केट। मींस क्या है, डेट मार्केट मतलब कि इन्वेस्टर को पैसा लगाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। ठीक है, और ऐसा नहीं तो सारी अपनी सेविंग्स लगा दे, ठीक, सेविंग्स नहीं लगा रहा। और जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, आपका इधर से लोन लेके उधर अपना इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब उनका सीधा सा बात है कि अगर मैं 4% का रिटर्न यहाँ दे रहा हूँ, बैंक को 7% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं कम से कम 8 या 9% का इंटरेस्ट जो रिटर्न है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से कमाऊं। ठीक है, तो डेट मार्केट भी हमारे यहाँ थोड़ा अनडेवलप है, जिससे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कमी रहती है। नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट क्राइसिस। पेमेंट क्राइसिस में आप देखिए, मार्केट प्लेयर्स इंडल्ज इन एक्सेसिव स्पेकुलेशन and trading to profit from the increase and decrease in prices. When movement in the security prices is contrary to their expectation, they are not able to settle the transactions. ठीक है, पेमेंट क्राइसिस मींस कि आपने रिटर्न लेने की सोची थी स्टॉक मार्केट से, ठीक है, किसी भी कंपनी में, XYZ कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन हुआ क्या कि जो आपका रिटर्न जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग वो बढ़ा नहीं, उल्टा वो नेगेटिव में चला गया। तो वहां क्या चीज आ जाती है, वहां आ जाती है आपकी पेमेंट क्राइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, जिसके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया होगा वो भी आपका ट्रांजैक्शन चार्ज करेगा, प्लस पहले से ही आपकी वैल्यू ऑफ मनी वो लेस हो गई है। तो उस केस में क्या है कि आप वहां स्टे करेंगे, ठीक है, और वहां क्या होगा, जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप इस चीज को वेट करेंगे कि एटलीस्ट मेरी जो मनी है, जो मेरी वैल्यू ऑफ मनी है, वो तो कम से कम रिटर्न हो जाए। तो उस केस में आता है आपका पेमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट आता है आपका पुअर लिक्विडिटी। ठीक है, पुअर लिक्विडिटी वही जो आपका अनडेवलप्ड डेट मार्केट था, सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। पुअर लिक्विडिटी का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिस्टिंग शेयर इन अ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। ठीक है, प्रोवाइड लिक्विडिटी मींस कि कंपनियां चाहती हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए और वो हमारी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। लेकिन है क्या कि एक तो अवेयरनेस बहुत कम है, लोग स्टॉक मार्केट को एक तरीके से गैम्बलिंग मानते हैं। ठीक, और बहुत सा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है बहुतों पे कि आपने पैसा लगाया तो आपका डूब ही गया। तो उससे क्या होता है कि जो आपके पुअर लिक्विडिटी की कंडीशन पैदा हो जाती है कि जो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वापस से एफडी पे इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, सेफ साइड खेलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनएडुकेट इंस्ट्रूमेंट। इनएडुकेट इंस्ट्रूमेंट में आपका द मार्केट आर डोमिनेटेड बाय द इक्विटी। केवल और केवल इक्विटी डोमिनेट कर रही है मार्केट को, केवल लोग यही जानते हैं कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो शेयर्स होते हैं वो नॉर्मली आपकी इक्विटी होती है। कन्वर्टेबल डिवेंचर इश्यूज आर वेरी रेयर। जो डिवेंचर्स होते हैं वो बहुत ही रेयर केस में आपके इशू होते हैं। प्लस प्रेफरेंस शेयर्स वो भी बहुत कम आपको मिलेंगे या वो नहीं मिलेंगे। तो क्या है कि हमारे पास इनएडुकेट इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा नहीं है कि सबका पोर्शन हमारे पास इक्वल इक्वल हो और हर चीज हमें हर टाइम पे मिल रही है फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सीधी सी बात है, जो फंडिंग करेगा उसका इन्फ्लुएंस रहेगा मार्केट में। तो इसमें देख लीजिए, द इक्विटी मार्केट आर डोमिनेटेड बाय लार्ज प्लेयर्स सच एज म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एनी परचेज ऑफ सेल बाय देम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइसेस एज दे बाय और सेल इन बल्क क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डोमिनेशन ऑफ FII। ठीक है, FII होता है आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है क्या डोमिनेशन मींस कि अगर बाहर का कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, सपोज करिए अमेरिकन इन्वेस्टर है, वो इंडिया
अमेज़न, जब अमेज़न है वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, वो पहले डॉलर में कर रही है, ठीक है, और उन डॉलर को वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, जिसका जो एक्सचेंज रेशियो है वो इस समय आपका 72-73 रुपीस के अकॉर्डिंग है। तो वो क्या करेगा, वो एक तरीके से पूरे के पूरे मार्केट को डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी शेयर इशू हो रहे होंगे, कोई भी फ्रेश इक्विटी इशू हो रही होगी जो हायर रिटर्न दे सकती है इन्वेस्टर को, तो वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर पे ना जाके उसका एक बड़ा पोर्शन एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ही जो एफआईआई है हमारा वो खरीद लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑड लॉट्स, ठीक है। ऑड लॉट्स मींस कि पहले ही हमारे शेयर्स थे वो ही नहीं बिके, ठीक है, तो उन्हें भी हम नए के साथ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। डिले इन एडमिटिंग सिक्योरिटीज, इसमें देखिए देयर इज हाई डिले इन एडमिटिंग सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। समटाइम्स इट गोज बायॉन्ड 60 और इवन 70 डेज, देयरफॉर लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पुअर सर्विसेज। पुअर सर्विसेज मींस के जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज की सर्विस है अब तो फिर भी बहुत अच्छी हो गई है, पहले के केस में क्या थी वो बहुत खराब थी या बहुत टाइमली यूज होती थी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत थी, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रोकर इज लेस, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रोकर जो है हमारे पास लेस थे, लेकिन अब क्या है हमारे पास नंबर ऑफ ब्रोकर इंक्रीज हो गए हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी है, इस तरीके की है आपकी, इस तरीके के कई सारे आपके इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं जो आपको एक इन्वेस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रोकर डिफॉल्ट। ब्रोकर डिफॉल्ट मींस के जो ब्रोकर है वो आप अपने चार्जेस को कभी भी आपको बताएगा नहीं, ठीक है, और जो वो नहीं बताएगा तो उसके इसमें क्या है कि सपोज करिए आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और आपको लगता है कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया तो मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, और जब आपने वो सेल करके जब आपके अकाउंट में पैसे वापस आए तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम थे, तो जब आपने एक स्टेटमेंट लिया तो उसमें आपको चार्जेस दिखाई दिए कि इतना चार्ज मेरे पे लिया गया है, ठीक है, तो वो चीज आती है आपकी किसमें, ब्रोकर डिफॉल्ट में, ठीक है। तो लंप सम हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है आपकी सिक्योरिटी मार्केट की, ठीक है। तो इसमें आपने आज डिस्कशन कर लिया आपका फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के और स्टॉक एक्सचेंज की लिमिटेशंस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये यहां तक समझ में आया होगा, प्लस अगर कोई विजिबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है, तो उसकी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आगे नहीं रहेगी, ठीक है, मतलब कि मटेरियल आपके पास होगा पढ़ने के लिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट होने की कगार पे, ठीक है। तो आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं रखेंगे, ठीक है, और यहीं अपना सेशन हम एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। मैं आपके टॉपिक चेक कर लूंगा क्या क्या हमारा टॉपिक कवर हो गया है, उसके बारे में जो हमारा रह रहा है हमारी फर्स्ट यूनिट में उसे हम कंप्लीट करके अपनी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।